नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ कुमार कुणाल धीरज। आप देख रहे हैं मुद्दा और आज मुद्दा में बात होगी महाराष्ट्र की, महाराष्ट्र के चुनावी दंगल की। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में महायुति और महाविकास अघाड़ी के बीच आमने सामने की लड़ाई है। दोनों ही गठबंधनों में शिवसेना और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी एनसीपी शामिल है। असली नकली शिवसेना और एनसीपी की लड़ाई के लिहाज से भी यह चुनाव महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं। दो गठबंधनों की फाइट में नजरें दोनों शिवसेना और दोनों एनसीपी के प्रदर्शन पर टिकी हैं। दोनों पार्टियों के दो फाड़ होने के बाद हो रहे इस पहले विधानसभा चुनाव में उद्धव ठाकरे, शरद पवार और अजीत पवार के लिए भी ये काफी महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं। उद्धव ठाकरे अपनी शिवसेना यानी शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे को असली शिवसेना बताते हैं, तो वहीं एकनाथ शिंदे अपनी शिवसेना को। अब कुछ ऐसी ही कहानी एनसीपी की भी है। एनसीपी के नाम और निशान की लड़ाई में शरद पवार को मात देने के बाद अजीत पवार अपनी पार्टी को असली एनसीपी बताते हैं। ये चुनाव एक तरह से इस बात का जनमत परीक्षण भी करने जा रहा है कि जनता किसकी पार्टी को असली मानती है। जनता शिंदे की पार्टी को असली शिवसेना मानती है या उद्धव ठाकरे की पार्टी को? अजीत की पार्टी को असली एनसीपी मानती है या शरद पवार साहब की पार्टी को? असली नकली की इस फाइट में सबकी नजरें उन सीटों पर भी टिकी है जहां मुकाबला इन्हीं दलों के दो धड़ों के बीच है। शिवसेना के दोनों धड़ 49 सीटों पर आमने सामने हैं, तो वहीं 38 सीटों पर मुकाबला एनसीपी बनाम एनसीपी है। शिवसेना की फाइट वाले 49 सीटों में से 12 सीटें मुंबई महानगर की हैं। मुंबई की सीटों पर शिवसेना का वर्चस्व माना जाता रहा है। एनसीपी की बात करें तो शरद पवार और अजीत पवार की अगुवाई वाली पार्टियां जिन सीटों पर आमने सामने हैं, उनमें से ज्यादातर सीटें पश्चिम महाराष्ट्र की हैं। पश्चिम महाराष्ट्र की बात करें तो वह एनसीपी का गढ़ माना जाता है। अब देखना दिलचस्प होगा कि आमने सामने की लड़ाई में कौन विजेता बनता है और कौन विजेता बनेगा। इसी के ऊपर यह बात सामने आएगी कि भाई किसकी पार्टी असली है और किसकी पार्टी नकली। जनता जिसे असली नकली का सर्टिफिकेट देगी। ऐसे तो चुनावी पार्टी यानी पार्टी का लोगो सिंबल अलॉट पहले ही हो चुका है और अब यह जो दिलचस्प लड़ाई होने वाली है उसमें जनता को यह डिसाइड करना है कि किसका पलड़ा ज्यादा भारी है। यदि बात एनसीपी की करें तो जैसा हमने आपको बताया कि 38 सीटों पर एनसीपी अजीत पवार गुट वर्सेस एनसीपी शरद पवार गुट है, सामने सामने की टक्कर है। यदि बात शिवसेना की करें तो कुल 49 सीटें ऐसी हैं जिस पर शिवसेना वर्सेस शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे है। यहां भी असली नकली के बीच में ये लड़ाई होनी है जनता के पर्सपेक्टिव के हिसाब से। तो कुल मिलाकर यदि इनको देखा जाए तो टोटल सीट्स 87 हो जाती हैं। इन 87 सीटों पर आमने सामने की लड़ाई है। 38 पर एनसीपी वर्सेस आरसीपी और 49 पर शिवसेना वर्सेस शिवसेना। और चुनावी दंगल में अब यह आमने सामने है। और इसी मुद्दे पर बातचीत करेंगे, बारीकियों को समझेंगे और कौन असली है कौन नकली है कि इस लड़ाई में असली ताकत किसके पास है, इसको लेकर भी बातचीत करेंगे। हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे गुट की तरफ से संजय द्विवेदी साहब जुड़ चुके हैं। वहीं एनसीपी शरद पवार साहब की पार्टी को लेकर के उनके गुट से महेश चौहान साहब जुड़े हैं। तो वहीं मुकलेश साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं एनसीपी अजीत पवार गुट की तरफ से। आप तीनों खास मेहमान का इस शो में स्वागत है। सबसे पहले संजय द्विवेदी साहब, आप ही के पास आते हुए, यह लड़ाई तो अब जो छिड़ चुकी है, यह लड़ाई के क्या मायने निकलेंगे, कौन असली कौन नकली जनता के मन में होगा, यह तो खैर चुनावी नतीजों के दिन पता चलेगा। ऐसे में आप
49 सीटों पर जो कंटेस्ट कर रहे हैं, यहां पर असली और नकली के बीच ऑन पेपर फाइट होने वाला है। ऐसे में 12 सीटें ऐसी भी है जहां शिवसेना, नवी मुंबई की यदि बात करें तो वहां पर शिवसेना की पकड़ स्ट्रांग है। ऐसे में क्या आपको लगता है कि इस बार जनता इस लिटमस टेस्ट को बिल्कुल स्क्रूटिनी के तहत डिसाइड करेगी कि भाई असली शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे की है या एकनाथ शिंदे साहब की? द्विवेदी साहब, देखिए, यहाँ पे असली नकली का तो सवाल ही पैदा नहीं होता है। मेन शिवसेना जो है वो उद्धव बाला साहब ठाकरे की है। आपने जो चुनाव आयोग ने जो नियम के भूल के, संविधान को भूल के अगर शिवसेना इनको दे दी है तो ये तो बिल्कुल गलत है। उसका कारण मैं बता दूं, चुनाव आयोग में क्या होता है, किसी पार्टी का संविधान वहां पर रजिस्टर्ड होता है और संविधान बना था उद्धव साहब बाला साहब ठाकरे की पार्टी का बना था। आज तक 70 साल में ऐसी कौन सी पार्टी है जो टूटी नहीं है? लेकिन किसी ने ओरिजिनल पार्टी का नाम किसी एक को नहीं मिला होगा। ये सर 75 साल में पहली बार ऐसा हो रहा है मोदी जी के आशीर्वाद से कि सब पार्टी का नाम ही दे दिया गया, चाहे एनसीपी का नाम हो, चाहे शिवसेना का नाम हो। इंदिरा गांधी अलग हुई, शरद पवार जी भी अलग हुए, वो अलग हुए, उन्होंने पार्टी बनाई, मैदान में गए, जनता के सामने चुनाव लड़ा, दूसरा चुनाव चिन्ह था उनका, जीते तो उन्होंने सरकारी बनाई। लेकिन यहाँ तो उल्टी घटना बह गई। यहाँ तो ये हुआ कि साहब हमने पार्टी नाम ही दे दिया, चुनाव चिन्ह दे दिया। चलिए कोई बात नहीं। इसका सबसे बड़ी बात यह है कि ऐतिहासिक जो विजय हुई थी लोकसभा चुनाव में, उसने जनता ने मोड़ लगा दी थी। जनता ने कहा कि जो 2.5 साल हमारे उद्धव बाला साहब ठाकरे ने कार्य किया था महाराष्ट्र की जनता के लिए, इतने भयंकर कोविड के बाद भी उन्होंने कोविड को संभाला और इन्होंने 2.5 साल में क्या किया, पार्टी तोड़ी। चाहे शिवसेना तोड़ी हो, चाहे इन्होंने एनसीपी तोड़ी हो, 4 प्रोजेक्ट जिस रात से बाहर चले जाते हैं। लोग कहते तब शिंदे जो है उद्धव साहब की विचारधारा एक बड़ी अलग हो गए। मैं शिंदे जी से एक बात पूछना चाहता हूँ, या उनके अगर प्रवक्ता बैठे हो कि 2014 में शिवसेना भाजपा साथ नहीं लड़ी, 2019 सरकार बनाने जा रही थी, तो अगर इतना ये परम भक्त थे माननीय बाला ठाकरे के विचारों के, तो 2019 सरकार बनने जा रही थी, तो ये चुपचाप क्यों बैठे रहे? इनके 40 विधायक क्यों बैठे चुपचाप? इनको तुरंत पार्टी चेंज करना चाहिए था, लेकिन मजबूरी थी। उसमें चूंकि भारतीय जनता पार्टी से सौदेबाजी नहीं हुई थी। जब 2.5 सौदेबाजी के लिए 2.5 साल का समय लग गया, जब 2.5 साल बाद सौदेबाजी तय हो गई, तब इन्होंने लोगों ने पार्टी छोड़ के उस पार्टी में लगा लिया और बदनाम कर रहे हैं मानी उद्धव साहब। अगर जनता ने इनकी बात मानी होती तो जनता ने लोकसभा चुनाव में शिवसेना की पार्टी चली गई, सिंबल चला गया, उसके बाद 9 सीटें दी और उसके बाद भी जो महाविकास अघाड़ी थी उसमें 31 सीटें थी, भाजपा का 23 सीटें थी, वो 9 सीटें कर दी। तो इस तरह से आप देखिए, अगर महाराष्ट्र की जनता ने उद्धव ठाकरे को ना माना होता तो एक भी सीट ना मिलती। चलिए ठीक है, यदि अच्छा ठीक है द्विवेदी साहब, अब आपने लोकसभा चुनाव का जिक्र छेड़ दिया है, यदि उसको सेमीफाइनल के तौर पर देखा जाए तो ठीक है। मुकलेश शेख साहब आपके पास आते हुए, देखिए अब आपकी पार्टी को तो ऐसे भी सबसे कम सीटें इस गठबंधन के तहत मिली है, आप चुनाव लड़ रहे हैं। अब लोकसभा की बात उन्होंने छेड़ी है तो आपके लिए भी एक बात बता देते हैं, लोकसभा चुनाव में आपने 4 कंटेस्टेंट्स को उतारा था, अगर मैं गलत नहीं हूं तो जीत आपकी एक ही हुई थी। ऐसे में यदि आपके राइवल की बात करें, एनसीपी शरद पवार साहब गुट की बात करें, तो 10 सीटों पर संभवतः वो चुनाव लड़े थे और 8 सीटों पर वह जीते थे। इससे साफ है कि स्ट्राइक रेट किसका बेहतर है। अब ऐसे में अब आमने सामने की जो लड़ाई अब इस बार 38 सीटों पर है, उसको आप कैसे देख रहे हैं शेख साहब? क्या किला बचा पाइएगा या फिर पवार साहब का पावर ही चलेगा? कुणाल जी देखिए, अभी ऐसा है कि उम्मीद पे दुनिया कायम है। अच्छा। और ये लोगों ने अफवाह उड़ाने का काम किया, लोगों को भड़काने का काम किया, संविधान खतरे में है और तरह तरह के आरोप लगा के झूठ फैलाने, एनआरसी, सीए, ये वो बोल के लोगों को डराने का काम किया। और उसके बाद कुछ हवा चली है, ठीक है, हमारी हार हुई है। और ये अभी आने वाले समय की बात कर रहा हूँ मैं, आपकी चैनल में मैं फिर आपके पास कुणाल जी डिबेट में रहूंगा कि हमारे जो सीट है ज्यादा से ज्यादा चुन के आ रही है। जनता अजित दादा पवार के साथ है, देवेंद्र जी के साथ है और साथ में हमारे जो
शिंदे साहब है उनके साथ है। जिस तरह लोग करोड़ों के हिसाब से लाडली बेली योजना के अंदर सदस्य हो रहा है, लोगों को पैसे मिल रहा है। अब वो आरोप है द्विवेदी साहब का, तो ऐसा कहना है कि छोटे बच्चा गिल्ली डंडा खेलता है कि मेरे पे नहीं लगा आउट में नहीं हुआ, ये सब राजनीति में नहीं चलता है। हाँ। राजनीति में आगे और देखा जाता है, जो है ये चुनाव सामने है, सामने दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। चुनाव में अभी आने वाले समय जनता तय करेगी किसको मुख्यमंत्री बनाना, किसको नहीं, किसकी पार्टी जिंदा रहना। और हमारी पार्टी जो है अजीत दादा पवार साहब की पार्टी ओरिजिनल पार्टी है ना, हम उसके अंदर जो है ऑलरेडी मैटर चल रहा है, तब तक हमें जो है नकली बोलने का हक किसी को नहीं है, क्योंकि कोर्ट ने भी माना है और चुनाव आयोग ने भी माना है। देश के अंदर इसका चर्चा अजीत पवार का है और अब बीजेपी के साथ हम गए हैं तो हमारे अंदर बल है, दल है, हमारी डिमांड है, तभी बीजेपी हमें साथ में लिया है। वो बीजेपी के प्रवक्ता से बात करें, हमारे कार्यकर्ता और हमारे जो लोग हैं वो अजीत पवार के साथ है। ठीक है, मिसगाइड करके लोगों को गुमराह करके आप लोगों ने 10 सीट लाया या फिर शरद पवार साहब की सीट जांचती आए या फिर उद्धव साहब ठाकरे की सीट जांचती आए, वो अलग बात है। इस चुनाव में देखा जाएगा कि राजा रंग की लड़ाई है और हम जो है गरीब जनता के हित के लिए काम कर रहे हैं। अजीत दादा पवार किसी को मिलने का काम कर रहे हैं, लोगों के अंदर समस्या में लोगों की समस्या पे खरा उतर रहे हैं। तो ये सब बातें हैं, करने और करने में फर्क है। उद्धव साहब ठाकरे और कांग्रेस के जो नाना पटोले और जन पाटिल साहब सीएम के लाइन में है, असली चेहरा तो कोई बताता नहीं है कि सीएम उनका कौन बनेगा। और तरह तरह भी आरोप लगाना उनका काम है, अभी विपक्ष आरोप लगा के सिवा करे क्या। उनके पास मुद्दा एक ही बचा है कि हम काम नहीं कर रहे। अगर हमारी महाविकास आघाड़ी अच्छा काम कर रही देश में, महाराष्ट्र में, और मोदी जी की सरकार, तो ये क्या कहना चाहते कि ये खराब है, अंगूर छोटा है, ये बड़ा है। संजय राउत साहब का देखिए, सुबह उठ के शुरू हो जाता है, नतीजा कुछ नहीं। उनके साथ के लोग उनको मानने को तैयार नहीं है। नाना पटोले साहब अपनी दुकान चला रहे हैं। दूसरे उद्धव साहब द्विवेदी साहब आएंगे आपके पास। हाँ बोलिए। उद्धव साहब ठाकरे के दिमाग मन में ये है कि सीएम बने। अरे मैं बधाई देता हूँ उद्धव ठाकरे को, सीएम बने, अच्छी बात है और अच्छा सीएम रहा भी है। ऐसा मैं आज महायुति में है या महाविकास आघाड़ी की सरकार जब थी तभी हम साथ में थे। लेकिन अच्छी बात है ना, उद्धव साहब ठाकरे साहब को उन लोग घोषित करना चाहिए सीएम का। ठीक है कि भाई घर बने। हम तो सीएम बनने नहीं जा रहे। अजीत पवार सीएम तो नहीं बन पाएगा क्योंकि हमारी सीट कम है। अरे ऐसा आपने कैसे बोल दिया? आप तो अजीत पवार साहब को सीएम बनने की इतनी इच्छा है, उनकी महत्वाकांक्षा है। अरे भाई ये बार नहीं तो नेक्स्ट बार बनेगा ना, दूसरी टाइम बनेगा सीएम। हमारे पास सीट ही तो कम है। अरे आप क्या शेख साहब, आप तो पहले ही हथियार डाल दे रहे हैं। चलिए ठीक है, ये हथियार डालने की बात नहीं है। देखिए मेरी बात सुनिए, आपने शेख साहब पहले कहा था कि जिनके पास कम रहते हैं ना वो भी डिसाइड कर लेते हैं कि कौन सीएम बने। अजीत पवार के बगैर सरकार बन ही नहीं सकता महाराष्ट्र की। और अजीत पवार ही किंग मेकर होगा। लेकिन सीएम अगर इस टाइम अपन नहीं बन पाए तो नेक्स्ट टाइम सीएम बनेंगे। पूरी एनसीपी हमारे साथ होगा। जो टुकड़ा टुकड़ा हो गया है, सारे लोग हमारे अजीत पवार के साथ आने वाले हैं। ठीक है, ठीक है शेख साहब, मेरा कहने का मतलब ऐसा है। ठीक है शेख साहब, तो चलिए पार्टी का नाम आपके पास, सिंबल आपके पास, लेकिन जो भी हो, अब महेश चौहान साहब आपके पास आते हुए पवार साहब का पावर तो दिखा था, और क्या दिखा था लोकसभा में। बारामती की वह सीट है, सबको याद है, जहां पर बिल्कुल नाक की लड़ाई थी और उसमें सुप्रिया सुले जी आगे निकलती हुई नजर आई। 10 में से 8 आपने जीता है। तो ऐसे में चौहान साहब आपका मनोबल, मोरल, सब कुछ पीछे सेमीफाइनल को तरह उसे देखा जाए तो हाई होगा, स्वाभाविक सी बात है। इस बार आपको क्या लगता है कि पवार साहब का जादू एक बार फिर इस बार चलेगा विधानसभा के चुनावों में और आप उसी तरह अपर एज होते हुए नजर आएंगे? चौहान साहब। कुणाल जी धन्यवाद। आपने जिस तरह से शरद पवार साहब की और एनसीपी शरद चंद्र पवार पार्टी की तारीफ की, वो तो फैक्ट है ना सर, फैक्ट है, फैक्ट तो कहना पड़ेगा। नहीं, लेकिन फैक्ट मानने को भी लोग तैयार नहीं है। अभी सामने जो बैठे हैं पैनलिस्ट वो कहाँ मान रहे हैं फैक्ट? वो अभी भी यही कह रहे हैं कि गुमराह किया, लोगों को गुमराह करके लोगों को फंसाकर हम सत्ता में आए या हम लोग ने जो यश प्राप्त किया वो प्राप्त किया। लेकिन जब आप ऐसे कहते हो कि आपने लोगों को गुमराह किया, तो पहली बात ये है कि आप लोगों के विवेक पर संदेह करते हो, वो गलत बात है। लोगों को गुमराह करने जितने क्या लोग अविवेकी रहते, उनका विवेक पर इनको कुछ भी भरोसा नहीं है। लोग सबसे ज्यादा समझदार जनता होती है, लोग होते हैं, उन्हें पता होता है कि किसे वोट करना चाहिए, किसे नहीं वोट करना चाहिए।
जब 2014 के टाइम उन्हें लगा कि कांग्रेस की जगह अभी बीजेपी को सत्ता में लाना चाहिए, तो उन्होंने बीजेपी को सत्ता में लाया। 10 साल बीजेपी को सत्ता में लाने के बाद अगर अब उनको ऐसे लग रहा है कि हम लोग ने गलती की, अभी हमने वापस कांग्रेस को या यूपीओ को या इंडिया गठबंधन को मौका देना चाहिए, तो वो दे रहे हैं। अभी आप देखिए, गुमराह करने की जहां पर तक बात है, अगर इनका कहना यह है कि हम लोग ने ये जो फेक नैरेटिव ये लोग क्रिएट कर रहे हैं बीजेपी और एनडीए कि इंडिया गठबंधन ने तभी संविधान बदला जाएगा, ऐसा फेक नैरेटिव क्रिएट किया था, तो लोगों ने क्यों बिलीव किया? अगर फेक नैरेटिव हम लोग क्रिएट कर रहे थे तो उसी समय नरेंद्र मोदी जी चिल्ला कर सब लोगों को कह रहे थे कि नहीं, हम लोग नहीं बदलने जा रहे हैं, ये फेक नैरेटिव है, तो लोगों ने उनकी बातों पर क्यों विश्वास नहीं रखा? अगर वो इतने फेमिलियर है, इतने पॉपुलर नेता है, इनका कहना है कि वो विश्व गुरु है, तो विश्व गुरु की बातों को लोगों ने क्यों नहीं माना? तो ये सब गुमराह तो अब बीजेपी और एनडीए लोगों को कर रही है कि संविधान बदलने की जो बात की गई कि वो गलत थी और वो फेक नैरेटिव था, वो नहीं था। आप सभी ने सुना है, पब्लिक डोमेन में है, ऑन रिकॉर्ड है। बीजेपी के कई सारे नेता बोल रहे थे कि हमें 400 के ऊपर सीटें चाहिए क्योंकि हमें संविधान बदलना है। अब आप देखिए, नरेंद्र मोदी जी के चेहरे पर, नरेंद्र मोदी जी के नाम पर और नरेंद्र मोदी जी के गारंटी के आधार पर इन्होंने चुनाव लड़े। नरेंद्र मोदी जी की गारंटी नहीं चली, उनका नाम नहीं चला, उनका चेहरा नहीं चला, क्योंकि वो 370 सीट्स मांग रहे थे। नरेंद्र मोदी जी खुद मांग रहे थे, पार्लियामेंट में भी उन्होंने ऐसा कहा था, बाहर भी हर रैली में वो यही कहते थे। लेकिन लोगों ने उन्हें 370 की, अभी देखो 370 की कितना सोचकर उन्होंने ये फिगर निकाला था। अच्छा। आपको पता है 370 का मतलब क्या होता है? हाँ, जम्मू कश्मीर आर्टिकल 370 का आंकड़ा अगर वो सामने लाए, लेकिन वो तो 370 के बाद 400 का नारा चला था ना चौहान साहब, 400 का। सुनिए, अगर आपने गौर से सुना होगा नरेंद्र मोदी जी को, तो 370 बीजेपी को दीजिए और एनडीए को 400 पार दीजिए, ये वो कह रहे हैं। अच्छा। लेकिन लोगों ने उनको 370 की वजह उनको कितने दिए? 240, और एनडीए को कितने दिए? 290। उन्हें 400 पार नहीं जाने दिया। तो लोगों के विवेक पर हमें भरोसा रखना चाहिए। देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ कि लोग देखते हैं किस पर अन्याय हुआ है, अन्याय के खिलाफ लोग खड़े रहते हैं, और लोगों को ऐसा लगा कि शिवसेना और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद चंद्र पवार साहब पर अन्याय हुआ है, और अन्याय किसने किया है? तो बीजेपी ने किया है और अजीत दादा पवार ने किया है, तो उनके खिलाफ महाराष्ट्र की जनता खड़ी हुई। अब वो बात हुआ, उनकी जो मतलब उनको जो लगता था उन्होंने उनके वोटों से दिखा दिया। अब जो मुद्दे हैं वही मुद्दे आज भी है। लोकसभा के दौरान जो मुद्दे थे, जैसे कि महंगाई का मुद्दा था, बेरोजगारी का मुद्दा था, किसानों की समस्याओं का मुद्दा था, महिलाओं के बढ़ते हुए अत्याचार का मुद्दा था, भ्रष्टाचार का मुद्दा था, हमारे महाराष्ट्र के जितने उद्योग है वो महाराष्ट्र से छीन कर दूसरे राज्य में, गुजरात जैसे राज्य में जाते, ये मुद्दा था, जिसकी वजह से हमारे युवाओं को नौकरी नहीं मिल रही है। बहुत सारे मुद्दे हैं, वही मुद्दे लेकर हम अभी सामने जा रहे हैं। हम कुछ भी गलत नहीं कर रहे। ठीक है। जिस तरह से बीजेपी ने और एनडीए ने सरकारी जो यंत्रणा है उनका गैर वापर करके वो सत्ता चला रहे थे, लोग वो देख रहे थे। जो उनके हाथ में जो बाकी की ताकत है, जैसे कि उनके हाथ में पैसे की ताकत है, उनके हाथ में बाकी सारी सरकारी सिस्टम्स, यंत्रणा सब उनके हाथ में है। वो उसका गैर वापर करके अगर वो पार्टी तोड़ने का काम कर रहे हैं, सरकारें गिराने का काम कर रहे हैं, लोगों को जेल में डालने का काम कर रहे हैं, तो लोग देखते हैं ना। लोग भले वो सरकार में नहीं है, लोग भले विपक्ष में नहीं है, लोग भले राजनीति में नहीं है, लेकिन उनके पास सबसे बड़ा एक अस्त्र होता है मतदान करना, और उन्हें पता होता है किसकी तरफ मतदान करना, किसकी तरफ नहीं करना। ओके महेश साहब, तो द्विवेदी साहब, अब जिस तरह से चलिए लोकसभा में क्या रिजल्ट रहा, क्या इतिहास रहा, अतीत रहा, वो सब ठीक है, बढ़िया है, फैंटास्टिक है, लेकिन अब आगे जो लड़ाई है वो अहम है, क्योंकि वो महाराष्ट्र की लड़ाई है। और इस महाराष्ट्र की लड़ाई में देखिए, अब चुनावी वार, आरोप प्रत्यारोप खूब चल रहे हैं। योगी आदित्यनाथ साहब का बयान भी खूब ट्रेंड कर रहा है, उसे तो खैर प्रधानमंत्री साहब ने भी दोहराया है, उसी ओर इशारा किया, आरएसएस ने भी किया है। तो आपको लगता है कि वह स्लोगन है बटोगे तो कटोगे, और इन तरह की जो बात निकल कर सामने आ रही है, उससे आपको कुछ नुकसान होगा, या फिर आपने डैमेज कंट्रोल कर लिया है और लोकसभा के नतीजे फिर से विधानसभा चुनाव में आप रिपीट होंगे? क्योंकि चुनाव का पैटर्न दोनों अलग होता है। द्विवेदी साहब, प्रधान जी, अभी आपने प्रधानमंत्री जी का नाम लिया। प्रधानमंत्री जी पिछले चुनाव में मुजदा है
मंगलसूत्र है, गाय भैंसे हैं। यहाँ तक तो बात समझ में आ रही थी, जनता की भी समझ में आ रही थी, चलो मंगलसूत्र चला जाएगा, मुद्रा करना पड़ेगा, चलिए ठीक है। लेकिन अब झारखंड में भी चुनावी सभा में गए, वहाँ कहते साहब बेटियां लुट जाएंगी, आपकी बेटियां लुट जाएंगी। आप बताइए, सीमाएं सील करने का अधिकार तो केंद्र सरकार के पास है ना। अगर कोई घुसपैठ करने आ रहा है, कोई चीन आक्रमण कर रहा है, पाकिस्तान आक्रमण कर रहा है, तो सीमाएं सील करने का किसका अधिकार है? अब मेरी सरकार अगर यहाँ नहीं बनेगी तो बेटियां लुट जाएंगी। जो प्रधानमंत्री इस तरह की बातचीत करते हो तो मुझे तो खुद शर्म आ रही, ये बात बोलने में शर्म आ रही। उनको सिर्फ ये दिखाई पड़ रहा है जो इन्होंने खेल खेला था सरकार तोड़ने का, वो झारखंड में और ज्यादा क्लियर हो गया कि इनका एक सूत्रीय उद्देश्य है कि हमारी सरकार बने। लेकिन इससे मतलब इनका नहीं है कि 4-4 प्रोजेक्ट जो है वो गुजरात चले जाते हैं और किसान आत्महत्या कर रहा है। नहीं, वो तो आप ठीक बोल रहे हैं, नहीं द्विवेदी साहब, वो तो सब ठीक है आपकी बात, लेकिन चुनावी स्लोगन्स का कुछ असर होगा क्या? क्योंकि हमने देखा था जब योगी आदित्यनाथ साहब ने, मेरे ख्याल से 26 अगस्त का वो बात थी आगरा में, उन्होंने इस नारे को एक लोगों तक पहुंचाया था। हरियाणा के चुनाव उसके बाद हुए, हरियाणा किसी को उम्मीद नहीं थी कि भारतीय जनता पार्टी कम बैक करेगी, लेकिन वहां पर बिल्कुल एक अलग सा ही रिजल्ट सामने आया। तो आपको लगता है कि यह जो चुनावी स्लोगन है वह हिट हो गया है, या फिर आपको लगता है कि जनता समझदार है? देखिए कुरान जी, आप लोग बराबर हरियाणा में बीजेपी बहुत बम्पर जीत बताते हैं, पूरी मीडिया बताती है। नहीं, वोट शेयर के माध्यम से नहीं है, ठीक है, इक्वल ही हम उसे मानेंगे। नहीं, मैं थोड़ा सा मैं क्लियर कर दूं, मैं आपके लिए नहीं कह रहा हूँ। जो कांग्रेस ने वहाँ ग्रोनअप लिया या जो कांग्रेस में बढ़ोतरी ली, वो शायद बीजेपी बढ़ोतरी से ज्यादा है। चलिए कोई बात नहीं, इसलिए जीत आप तो अलग है, लेकिन जिस तरह से 2.5 साल का शासन, देखिए आप पूछे थे हम कैसे अलग होंगे या जिस नारे का फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा। देखिए जब मंदिर आंदोलन शुरू हुआ, अभी सुप्रीम कोर्ट का आदेश से मंदिर बना, तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने उत्तर प्रदेश में कितनी बड़ी रैलियां की, मंदिर का उद्घाटन किया, मंदिर के पूजा अर्चना की, सब भी किसलिए की थी? इनका मंदिर में जाने का उद्देश्य नहीं था, इनकी लोगों की भावनाओं को भड़काने का उद्देश्य था कि भावनाएं भड़के और हमको वोट मिले। ठीक है, तो उनका उद्देश्य जो रहता है चुनाव में, चाहे दिल्ली चुनाव हो, चाहे पश्चिम बंगाल में चुनाव हो, लोगों की जो भावनाएं हैं, लोगों की जो प्रेम है, वो प्रेम कैसे छिन्न भिन्न हो। अच्छा। चाहे वो मुस्लिमों द्वारा हो, चाहे हम उनकी बात करें, चाहे इस तरह से हो, कैसे आपसी प्रेम का बंटवारा किया जाए। ठीक है, हमेशा भारतीय जनता पार्टी तो शुरू से देख रहे हैं, पिछले 30 सालों में इनका संग्रह के देखा, इनका एक सूत्र। अच्छा ठीक है, अब ये भी बता दीजिए द्विवेदी साहब, चलिए ठीक है, ये भी बता दीजिए 13 सीटों पर संभवतः आपने लोकसभा में चुनाव कैंडिडेट्स उतारे थे, लड़े थे, 6 सीटों पर आपने जीत दर्ज की थी, मतलब स्ट्राइक रेट मोटा मोटी 50-50 का था। इस बार आपको क्या लगता है, जितने सीटें अलॉट हुई हैं 49 सीटें जीती थी हमने। बाबू मैं डिबेट में बैठा हूँ, टीवी में मैं बात करता हूँ बाद में। ठीक है 9 सीटें जीती थी। अच्छा ठीक है, तो इस बार आपको क्या लगता है, सीट के जो आपको 49 सीटों पर लड़ रहे हैं, उस कितनी सीटें निकाल पाएंगे? देखिए मैं उस समय क्या हुआ था, हमारी जो चुनाव चिन्ह था, चुनाव चिन्ह पूरे महाराष्ट्र को धनुष्बाण मालूम है। ये बात आप मानते कि नहीं मानते? लेकिन इतनी जल्दबाजी हुआ कि हमारा जो चुनाव चिन्ह था वो पूरे महाराष्ट्र में नहीं फैल पाया। अच्छा, जो हमको समस्या हुई, जो हमको दिक्कतें आई, वो ये लोग यही समझ रहे थे ये चुनाव चिन्ह जो है उद्धव जी का चुनाव चिन्ह है। लेकिन उनको बाद में समझ में आ पाया है कि उद्धव जी का चुनाव चिन्ह मकान है। और ये हमारी जो पार्टी, जिन्होंने हमसे पार्टी छीन ली है, जिन्होंने पार्टी गद्दारी की पार्टी के साथ, जो बाला साहब कभी नहीं कहते थे, बाला साहब कहते थे बाला साहब गद्दारों को मारो जूते चार, बाला साहब हमेशा ये कहते थे। तो अगर इतने बाला साहब की विचारक ये लोग हैं, इतने उनके विचारक थे, इतने उनके विचारों को मानते हैं, तो उनकी ये बात क्यों नहीं मानी? ठीक है, कि गद्दारी कैसे उन्होंने कर दी। ठीक, तो जो जनता जो देख रही है, वो जनता यही देख रही है कि आप चुनाव चिन्ह में हमारा जनता के पास पहुंच गया। ओके, जनता के पास चुनाव चिन्ह पहुंचा, तो निश्चित आप समझ लीजिए जो कंफ्यूजन था लोकसभा में थोड़ा बहुत, वो कंफ्यूजन दूर हो जाएगा और हम
180 से 200 सीटें जीत के आ रहे हैं। ये जो मेरी संभावना है, जो मैंने देखा है महाराष्ट्र की जनता का रुझान, वो 180 से 200 सीटें के बीच में हमने देखा है। ओके द्विवेदी साहब, ईश्वर की इच्छा। ओके मुकलेश शेख साहब, अब देखिए पश्चिमी महाराष्ट्र में आप मजबूत हैं, आप मतलब एनसीपी। अब एनसीपी चूंकि शरद पवार साहब की पार्टी रही, अब उसके दो फाड़ हो गए, अब एक कुनबा अजीत पवार साहब लीड कर रहे हैं, आप उसे ओरिजिनल एनसीपी बताते हैं, ठीक है। लेकिन अब आपको क्या लगता है कि आप अपने गढ़ में क्या पवार साहब जो अपनी अलग पार्टी बना करके खड़े हैं उनको आप चित कर पाएंगे, या फिर भतीजे के ऊपर चाचा इस बार फिर से भारी हो पाएगा? आपके गढ़ की यदि बात करें तो देखिए, जनता तय करेगी, और जनता जो है बहुत ही समझदार है, अजीत पवार साहब के साथ है, और पवार साहब सीनियर है, हम उन्हीं के बच्चे लोग हैं। लेकिन आज कोई ना कोई उठाव जो है, कोई ना कोई आगे आके अपने पार्टी को बचाने के लिए लोग यहाँ वहाँ ना जाए, उसके लिए अजीत दादा पवार साहब आगे आए और सारे लोगों को लेके अच्छा काम कर रहे हैं महाराष्ट्र के अंदर। और यहाँ मुंबई के अंदर जो भी 4 सीट दिया, चारों के चारों चुन के आने वाले हम, हमारे एनसीपी अजीत दादा पवार गढ़ के लोग अच्छे जमीनी स्तर से कार्यकर्ता सब काम कर रहे हैं, और इधर उधर की बातें करके कोई फायदा नहीं है। जनता आपको चुनाव के बाद जो है जनता तय करेगी किसको, बड़ा और छोटे का बात नहीं है। यहाँ पर लीडर जो है, यंग लीडर हम अजीत दादा पवार साहब है, और सीनियर सिटीजन जो है हमारे सबके सीनियर है। हम सभी शरद पवार साहब की जो है सम्मान करते हैं, और हम सब उनके सामने बच्चे हैं, क्योंकि शरद पवार तो शरद पवार थे, है ही है और रहेगा, देश में उनका नाम है। और अजीत दादा पवार जो तेजी से काम कर रहे हैं, सीएम बनना है किसी को भी महाराष्ट्र के अंदर, तो किंग मेकर जो है अजीत पवार ही रहेगा। उनके बिना सीएम कोई भी हो बन नहीं सकेगा, लेकिन हमें सम्मान मिलेगा। चुनाव के बाद हम तय करेंगे कि हमें सम्मान के साथ जो महाविकास आघाड़ी है या फिर महायुति है, उसके अंदर अभी इस सारे चीज तय करना बाकी है। चुनाव के बाद सारे चीज तय करेंगे हम किसके साथ है। चलिए वो तो नतीजे आएंगे तब शेख साहब तय कीजिएगा। क्विक क्लोजिंग कमेंट चौहान साहब आपके तरफ से भी, चुनाव के मैदान में अब आप उतर रहे हैं, अब आप आने वाले दिनों में अपनी पार्टी और शरद पवार साहब के नेतृत्व में चीजों को कैसे ढलते हुए देख रहे हैं? आपकी क्लोजिंग कमेंट सर। देखिए, पहली बात तो ये जो टॉपिक है इस डिबेट का, वो मतलब एनसीपी एक दूसरे के अगेंस्ट कितनी जगह पर लड़ रही है, तो उसमें ये कहना चाहूंगा कि अभी ये लोग खुद ही मान रहे हैं कि अजीत पवार ही किंग मेकर रहेंगे। सर, किंग मेकर किसे कहा जाता है? जिसकी सीटें सबसे कम आती है उसे किंग मेकर कहा जाता है। तो अजीत पवार के जो प्रवक्ता है वो ये बात एक्सेप्ट कर रहे हैं कि उनकी सीटें सबसे कम आएगी। अभी इसमें क्या होता है, किंग मेकर कौन रहता है कि जो अपनी जो भी 5, 10, 15 सीटें उनको मिलेगी, वो सीटें लेके वो जब टफ कंपटीशन होता है तो दोनों तरफ वो जा सकते हैं कि अगर मेरी 10 सीटें या 5 सीटें या 15 सीटें उनको मिलेगी, वो लेके मैं अगर इस तरफ जाऊं तो इनकी सरकार बनेगी, तो मैं कुछ डिमांड्स आपके सामने रखूंगा कि मुझे ये चाहिए, तो आपके पास आता हूँ। या फिर उधर नहीं हो पाया तो वो दूसरी तरफ आएंगे कि मुझे ये मेरी ये डिमांड है। वो किंग मेकर होता है कि मतलब ये होता है कि वो जिसके साथ सपोर्ट करे, जिसको सपोर्ट करे उसकी सरकार बनने की संभावना। हाँ, तो ये आपने जो समीकरण बताया ना, ये एक सस्पेंस अकाउंट में इसको हम डाल देते हैं। और इसी के साथ आप तीनों खास मेहमान का बहुत धन्यवाद। आप यहाँ पर जुड़े, अपनी बातों को दर्शकों के सामने रखा। महाराष्ट्र का रण अब बिल्कुल नजदीक है, देखिए कौन जीतता हारता और सरकार बनाता है। मुद्दा में मेरे साथ आज के लिए इतना ही। नमस्कार।